नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे ओनली शिक्षा के यूट्यूब चैनल में। डेट है आज की 31 अक्टूबर 2020 और ये है हमारे द हिंदू एडिटोरियल का अनाउंसमेंट। सो देखते हैं कि आज हमको यहाँ पे क्या क्या डिस्कस करना है। यहाँ पे आज हमको 2 आर्टिकल्स को डिस्कस करना है। यहाँ पे जो फर्स्ट आर्टिकल है उसका नाम है टाइम फॉर अ स्पॉन्जी सिटीज मिशन इन इंडिया। इस आर्टिकल का कंटेंट है कि स्पॉन्जी सिटी मिशन मीन्स कि एक ऐसी सिटी शहर एरिया जो रेन ज़्यादा होने पर उस एरिया का स्टैंडर्ड लेवल पर वाटर को एब्जर्व और कंजर्व करके रखेगा। इस आर्टिकल में बोला जा रहा है कि अभी हैदराबाद स्टेट में कुछ वीक्स पहले भारी बरसात हुई जिसमें कम से कम 500 लोगों की मौत हुई। इसमें रिवर्स के पास रहने वाले हट्स, झोपड़ी, प्लेसेस बहुत से लोग बह गए। इसमें उस फ्लड बाढ़ के आने के बाद भी वहाँ हैदराबाद स्टेट में 2 हफ्तों तक वहाँ के घरों में पानी भरा रहा। इतनी ज़्यादा भारी बाढ़ आई जिसमें एक लार्ज स्केल पर बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ हैदराबाद स्टेट को, सोशो से लेके इकॉनमी तक में। ऐसा नहीं कि भारत में हैदराबाद ऐसा पहला स्टेट है जिसमें इतनी डिस्ट्रक्शन हुई, डैमेजेस हुई। इससे पहले भी भारत की कई स्टेट्स में बाढ़ के कारण बहुत ज़्यादा डैमेजेस हुए। जैसे कि आज से 5 साल पहले चेन्नई में बाढ़ आई थी जिसमें बहुत नुकसान हुआ। और मुंबई जो एक ऐसी स्टेट है जहाँ पर हर साल उस स्टेट को बाढ़ का सामना करना पड़ता है, जिसमें हर साल बहुत बड़े स्केल पर लाइफ लॉस होता है और इकोनॉमिकल वीक होती जाती है वो स्टेट। आज से 10 साल पहले एक साइंटिस्ट द्वारा, जो पोट्सडम इंस्टीट्यूट फॉर क्लाइमेट इम्पैक्ट रिसर्च जर्मनी साइंटिस्ट थे, उनके द्वारा एक टूल को बिल्ड किया गया था, क्लाइमेट चेंज अडप्शन टूल को हैदराबाद के लिए। लेकिन हैदराबाद मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी द्वारा उस टूल को यूज़ में ही नहीं लाया गया, जबकि उस टूल को भारत में कई एनजीओज, सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन, अन्य ऑर्गेनाइजेशन द्वारा यूज़ किया जाता है जिससे क्लाइमेट की इन्फॉर्मेशन हो। जो टूल रेनफॉल के बढ़ते लेवल को भापता है, जो काफ़ी अच्छा टूल इंस्ट्रूमेंट है जिससे शायद फ्लड की जानकारी ली जा सकती है। भारत में फ्लड के आने से बहुत से रीज़न, एक्सक्यूजेस दिए जाते हैं स्टेट द्वारा, जिससे कभी एक फ्लड को एड्रेस करने के लिए मेजर्स पर कम ध्यान दिया जाता है। जैसे कि फर्स्ट रेनफॉल का कोई पता नहीं होता कि कब बारिश हो और कब बाढ़ आए। सितंबर 21, 2016 में रेनफॉल ज़्यादा होने से 16 साल का रिकॉर्ड ब्रेक हुआ था हैदराबाद में। उस समय 16 सेंटीमीटर की रेन हुई थी। 2017 में सितंबर में हैदराबाद में 450% तक ज़्यादा बरसात हुई थी पास्ट के मुकाबले और उस मंथ में। और 2019 में सितंबर में जो बरसात हुई थी वो बहुत ज़्यादा लार्ज स्केल पर हुई थी पिछले 100 सालों में। और इस बार 2020 में अक्टूबर में हैदराबाद में पूरे कंट्री में सबसे ज़्यादा बरसात हुई, जिससे हर साल बरसात में हमेशा कई बार फ्लड आती रही। लेकिन जिसमें हैदराबाद स्टेट द्वारा रेनफॉल के लेवल्स पर ज़्यादा ध्यान दिया जाता है, बल्कि होना ये चाहिए वे सेफ्टी मेजर्स पर ज़्यादा ध्यान दें। हैदराबाद को अपने ड्रेनेज सिस्टम्स पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। और इस बार हैदराबाद में फ्लड आने का रीज़न रहा ये कि हैदराबाद स्टेट द्वारा वाटर को डिस्चार्ज ही नहीं किया गया टाइम से, डैम से, ड्रेनेज से। और जब वाटर लेवल बहुत ज़्यादा हो गया डैम्स, ड्रेनेज में, तब वाटर को डिस्चार्ज किया गया एक सडनली वे में, अचानक से, जिसमें बहुत लेवल ज़्यादा था और स्पीड ज़्यादा थी, जिससे डैम के गेट ओपन ही नहीं हुए टाइम पर, जिससे डैम का सारा स्ट्रक्चर ख़त्म हो गया और जिससे बाढ़ आई वहाँ पे। और हैदराबाद में जो ड्रेनेज सिस्टम है जिन्हें पास्ट में बिल्ड किया गया था, जिनकी कोई रिनोवेशन, रिस्ट्रक्चर ना करने से वो ड्रेनेज सिस्टम इतना कैपेबल ही नहीं है, क्योंकि हैदराबाद के ड्रेनेज सिस्टम बिल्ट 1920 में किया गया था जिसमें उनकी कैपेसिटी काफ़ी कम है। स्टेट को इन सब पर ध्यान देना चाहिए। बिल्ट 1920 में किया गया था जिसमें उनकी कैपेसिटी काफ़ी कम है। स्टेट को इन सब पर ध्यान देना चाहिए था, इंफ्रास्ट्रक्चर पर, क्योंकि सिटी आज की डेट में 4 गुना ज़्यादा ग्रो हुई है, जिससे वहाँ पर बाढ़ आई। और जिन एरियाज़ में जहाँ पर फ्लड आए वो एरियाज़ में पहले भी बाढ़ आ रखी है, जैसे 1908 में, 2001 में, 2005 में, जिससे वो एरियाज़ तो पहले से वीक थे हैदराबाद में। वही पुराने इंफ्रास्ट्रक्चर का होना और सिटी का ग्रो होना और नए एरियाज़ में ड्रेनेज सिस्टम को ना बनाना, इन सब कारणों से बाढ़ आई। तो कह सकते हैं कि हैदराबाद का ड्रेनेज सिस्टम ना होने से उस स्टेट में ज़्यादा डिस्ट्रक्शन हुई फ्लड से। गवर्नमेंट द्वारा, मीडिया द्वारा और आज पब्लिक के प्रोटेस्ट द्वारा सिर्फ उन फैक्टर्स पर ध्यान दिया जा रहा है जिन्हें इन्फ्लुएंस करना बहुत मुश्किल है, जैसे कि रेन को रोकना। बल्कि होना ही चाहिए, हर साल हैदराबाद में फ्लड आती है, जिसके लिए इस प्रॉब्लम को कम करने के लिए वहाँ की पब्लिक व प्राइवेट प्रॉपर्टी और इंडिविजुअल या सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस लाइक अथॉरिटी, एजेंसी द्वारा गवर्नमेंट के एक्शन पर विजिलेंसी होनी चाहिए। और जहाँ उस एरिया पर ज़्यादा से ज़्यादा तबाही होती है बाढ़ से, वहाँ पर उन एरियाज़ को वेटलैंड में चेंज करना चाहिए, जिससे उन वेटलैंड का
भी एक रोल होगा इकोसिस्टम में, और जिससे वहाँ की ट्राइबल ग्रुप्स कम्युनिटी को उन पर एक्सेस करने की मंजूरी हो, जिससे वे भी सर्वाइव कर सकें वहाँ के वेटलैंड से फिशिंग और फार्मिंग करके। क्योंकि वर्ल्ड में कई कंट्रीज़ ऐसे हैं जहाँ पर इस मेथड को अपनाया जाता है, जिसमें उन वेटलैंड्स को देखभाल एक कम्युनिटी द्वारा की जाती है। और आज रेनफॉल के लेवल में चेंज आने से फ्लड के रिस्क काफ़ी इंक्रीज़ हो गया है, और अर्बन ड्रेनेज सिस्टम आज उतना कैपेबल नहीं है कि वो पानी को ऑब्जर्व करके होल्ड करके रख सके डिस्चार्ज वाटर को। आगे बोला जाता है कि जब एक अर्बन एरियाज़ में फ्लड आती है, उसे कभी भी कंटेन नहीं किया जा सकता वहाँ की म्यूनसिपल अथॉरिटी द्वारा, और ना ही स्टेट गवर्नमेंट द्वारा अकेले से। इन फ्लड के स्केल को जब तक मैनेज नहीं किया जा सकता, तब तक उस फ्लड के वाटर लेवल को एनर्जी और रिसोर्सेज में यूज़ ना किया जाए। इन सब के लिए एक इन्वेस्टमेंट हो, और ऐसी इन्वेस्टमेंट और सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा चलाई जा सकती है जो एक मिशन को रन करती है सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन के साथ में महानगर में। और यह हैदराबाद में सिर्फ हैदराबाद मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी के द्वारा ही किया जा सकता है, जिनके द्वारा उन मिशन को चलाया जाए जो मिशन का ऑब्जेक्टिव हो फ्लड के रिस्क को कम करना और वाटर सिक्योरिटी को प्रोवाइड कराना सोसाइटी में, जिससे कि फ्लड के वाटर को कंजर्व किया जा सके और उस फ्लड से बचा भी जा सके। जिसके लिए वर्ल्ड में इस मॉडल को स्पॉन्जी सिटीज़ कहते हैं। इस मिशन से सिटीज़ में लॉन्ग लास्टिंग वाटर की प्राप्ति होती है, जहाँ पर हमेशा वाटर को सेव करके रखा जाता है जो वाटर रेन से प्राप्त किया जाता है। स्पॉन्ज सिटीज़ के मॉडल द्वारा रेन वाटर को ऑब्जर्व कर लिया जाता है, जो नेचुरली फिल्टर्ड हो जाता है सॉइल से, और जिसे अर्बन एक्विफायर्स में प्रिजर्व किया जाता है, जिससे हम उस रेन वाटर को ग्राउंड से निकालते हैं। अर्बन और पेरी अर्बन वॉल से इस वाटर को पीने योग्य बनाया जाता है, जिसे सिटीज़ में वाटर सप्लाई में यूज़ किया जा सकता है। इस स्पॉन्ज सिटीज़ मिशन के लिए स्टेट को ग्रीन स्पेसेस, वेजिटेशन प्लांट्स, पार्क लगाने चाहिए एरियाज़ में, जिसे कनेक्टेड किया जाए वाटरवेज से, चैनल से, पॉन्ड से, जिससे वाटर को ग्राउंड से निकाला जा सके और उसे फिल्टर्ड किया जा सके इस रेन वाटर को। इस मॉडल मिशन से सपोर्ट अर्बन इकोसिस्टम, बायोडाइवर्सिटी और अपॉर्चुनिटीज़ को बनाया जा सकेगा। और इस मॉडल के द्वारा अर्बन मिशन अमरूट को भी प्रमोट किया जाएगा। नेशनल हेरिटेज सिटीज़ डेवलपमेंट और ऑगमेंटेशन योजना और स्मार्ट सिटीज़ मिशन को, इन सब मिशंस के द्वारा एक मेन ऑब्जेक्टिव यह होना चाहिए कि वेटलैंड स्पॉन्ज सिटीज़ की पॉलिसी को प्रमोट किया जाए। क्योंकि भारत की मोस्टली लेक्स में जहाँ एक एंड पॉइंट होता है, वहाँ पर वे खाली सूखी पड़ी होती हैं, जिन्हें वेटलैंड में चेंज किया जाना चाहिए, जिन्हें या तो कंट्रोल प्राइवेट इंडिविजुअल द्वारा या कम्युनिटीज़ द्वारा किया जाना चाहिए। उस लैंड को अच्छे से प्रमोट किया जाए, जिन्हें रेगुलेटेड किया जा सके डेवलपमेंट कंट्रोल द्वारा, जिससे उन वेटलैंड्स को क्रिएट किया जाए। आगे बोला जाता है कि इस वेटलैंड पॉलिसी के बाद स्टेट को वाटरशेड मैनेजमेंट और इमरजेंसी ड्रेनेज प्लान को रिक्रिएट किया जाए, जिनसे पॉलिसी और लॉज के अनुसार बनाया जाएगा। अर्बन वाटरशेड्स ये बहुत स्मॉल इकोलॉजिकल ड्रेनेज सिस्टम होते हैं, जिन्हें टेरेन के पार्ट से बनाया जाता है, एक ड्रेनेज सिस्टम के पार्ट से बनाया जाता है। और इन सभी की जितनी भी डिटेल्स डॉक्यूमेंटेशन होनी चाहिए एजेंसीज़ के द्वारा हो, जो म्यूनसिपल बाउंड्रीज़ के अनुसार ना हो। अर्बन एरियाज़ में एक नेचुरली बाउंड्रीज़ को क्रिएट किया जाना चाहिए वाटरशेड ड्रेनेज बेसिन की, ना कि पॉलिटिकल के इलेक्टोरल द्वारा। ये ड्रेनेज नेचुरली हो, जहाँ से पानी का बहाव हो, उसी डायरेक्शन में बनाया जाए। इन सब कार्यों के लिए मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटीज़, नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटीज़, स्टेट रेवेन्यू इरिगेशन डिपार्टमेंट के साथ म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन को, इन सब को मिलकर इस मिशन को कंप्लीट करना चाहिए और उन टेरेन पर बैन कर देना चाहिए जिन लैंड्स पर बदलाव लाए जाते हैं बाद में। क्योंकि ज़्यादातर सिटीज़ में फ्लड से तबाही उन बिल्डर, प्रॉपर्टी ऑनर और पब्लिक एजेंसी द्वारा की जाती है, जो इन ड्रेनेज सिस्टम्स के रूट्स में अपने बेनिफिट्स के लिए बदलाव करते हैं, जिससे एक आम पर्सन को नुकसान सहना पड़ता है बाद में। इन ड्रेनेज सिस्टम के रेट में चेंजेस के लिए इन्हें रेगुलेटेड और बैन हो, इनके पाथ में चेंजेस में। सिटीज़ के ग्राउंड सरफेस पर ज़्यादा मटेरियल यूज़ होने से, जिससे एक रेन वाटर ग्राउंड लेवल पर पहुँच ही नहीं पाता, क्योंकि रोड सरफेस को बनाने में जो मटेरियल यूज़ किया जाता है वो काफ़ी टॉक्सिक, हार्ड और नॉन पोरस होता है, जो पानी को सॉइल तक पहुँचने ही नहीं देता। सिटी के सरफेस को भी फ्लेक्सिबल किया जाए, जिससे वो सरफेस एक वाटर को ऑब्जर्व कर सके, जिसके लिए न्यू पोरस मटेरियल टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल में लाया जा सके। इन सब के लिए बायोसॉइल्स और रिटेंशन सिस्टम को यूज़ में लाया जाए। रोड, फुटपाथ बनाते वक्त परमीएबल मटेरियल यूज़ हो, जो पानी को ऑब्जर्व करने ड्रेनेज सिस्टम को बनाया जाए, जो स्टॉर्म वाटर को ऑब्जर्व व होल्ड कर सके ग्राउंड लेवल पर।
ग्रीन रूफ हार्वेस्टिंग सिस्टम को बनाना चाहिए बिल्डिंग्स में। इससे ऐसे मॉडल को यूज़ में लाने से पानी के लेवल को कम व इंफ्रास्ट्रक्चर पर कम लोड पड़ेगा और साथ ही साथ में वाटर को कंजर्व करके भी रखा जा सकता है आगे तक। अंत में बोला जाता है कि आज हैदराबाद व अन्य सिटीज़ को हर साल बाढ़ का सामना करना पड़ता है। उन्हें ये सब मॉडल्स को इम्प्लीमेंट के लिए डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन एजेंसी बनाए जिनसे इन मॉडल्स को इन्फ्लुएंस में लाया जा सके। इससे फ्लड के वाटर को कंट्रोल किया जा सकेगा, उन फॉल्ट को एड्रेस किया जाएगा, साथ ही साथ में वाटर की सिक्योरिटी होगी और ज़्यादा से ज़्यादा वेटलैंड से ग्रीन इन्वायरमेंट को क्रिएट किया जाएगा, जिससे एक सिटी में सस्टेनेबल ग्रोथ होगी। एक सिटी में फ्लड के लिए एजेंसीज ऑर्गेनाइजेशन द्वारा ब्लेम ना करके एक दूसरे को, जो सिर्फ एक सिटी को डिस्ट्रक्शन की तरफ लेकर जाती है, सिर्फ आज सिटी की स्टेट गवर्नमेंट को इन मॉडल्स मिशन को लाए जिससे इंडिविजुअल द्वारा नेचर के साथ भी सर्वाइव किया जा सके, जहां पर इन मॉडल्स को रेगुलेट किया जाए ह्यूमन कंडक्ट द्वारा। आज इन स्पॉन्ज सिटीज़ को इन स्पॉन्ज सिटीज़ पर जिन्हें क्रिएट किया जाए, जो वाटर को ऑब्जर्व कर सकें और रिलीज़ भी, जिससे डैमेजेस कम हो फ्लड से उस स्टेट के सिटीजन्स के साथ में। तो गाइस चलते हैं हमारा जो सेकंड आर्टिकल है उसका नाम है साइंस ऑफ मॉनसून। ये भी एक इसी से रिलेटेड आर्टिकल है। तो देखते क्या बोला जा रहा है इस आर्टिकल। कंटेस्ट है डिज़ास्टर मैनेजमेंट प्लान। अभी इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट द्वारा साउथ वेस्ट मॉनसून के बारे में बताया गया कि ये मॉनसून का एंड हो चुका है अभी इस ईयर में, जिसमें साउथ वेस्ट मॉनसून से आने वाली विंड रेनफॉल अब विड्रॉ हो चुके हैं भारत के क्लाइमेट से। इस बार भारत में साउथ वेस्ट मॉनसून से 8% ज़्यादा रेनफॉल को ऑब्जर्व किया गया है पिछले पास के डेटा से, जिसमें 2010 से पहली बार इंडिया द्वारा 100% की लॉन्ग पीरियड एवरेज की 88 सेंटीमीटर की रेन को ऑब्जर्व किया जा रहा है पिछले कुछ सालों में। लास्ट ईयर इंडिया में 110% की रेनफॉल को ऑब्जर्व किया गया था लॉन्ग पीरियड एवरेज में, जो एक सेंचुरी में हाईएस्ट रेनफॉल थी। इंडिया द्वारा कभी भी 105% तक की रेन LPA को ऑब्जर्व नहीं किया गया पिछले 30 सालों में IMD के द्वारा, जिसमें मेट्रोलॉजिस्ट द्वारा बोला गया है कि भारत में 2 या 3 डेकेड्स में काफ़ी चेंजेस आए हैं रेनफॉल के वेरिएशंस में। जबकि 2000 में इंडिया में लो लेवल की रेनफॉल हुआ करती थी, जिसमें ड्रॉट सूखा पड़ा इंडिया में कुछ सालों तक, जहाँ पर बड़ी मुश्किल से कभी नॉर्मल रेनफॉल को ऑब्जर्व बड़ी मुश्किल से किया जाता था। लेकिन अभी पिछले 2 सालों से भारत के मॉनसून में काफ़ी अच्छी रिकवरी देखी गई है रेनफॉल में, जिसके कारण बहुत ज़्यादा स्केल पर फ्लड आई, जिससे डैम्स में ओवरफ्लो होने से और जिससे लैंडस्लाइड जैसे डैमेजेस हुए और काफ़ी पर्सन्स की लाइफ ख़त्म हुई। जिसमें एक रेन का ज़्यादा लेवल पर होना, जिससे टाइम टू टाइम उसका डिस्ट्रीब्यूशन ना कर पाना सही समय पर, जिससे आपदा आती है, जिसके लिए आज भारत को अपने फ्लड फोरकास्ट वार्निंग सिस्टम को इम्प्रूव करना चाहिए, जिससे इन आपदा को रोका जा सके, जिसके लिए अथॉरिटीज़ और इंफ्रास्ट्रक्चर एजेंसीज़ को साथ मिलकर कार्य करने चाहिए, जिससे उन इन्वायरमेंटल इकोलॉजिकल को सेफ रखा जाए जहां पर रेन वाटर का लेवल बढ़ने से नुकसान होता है। इस बार भारत के IMD द्वारा मॉनसून के पिछले डेटा को रिवाइज़ किया गया, जिससे मॉनसून की डेट और विड्रॉ की डेट, ऑनसेट डेट और विड्रॉ की डेट को पहचाना जा सके, जिसके अनुसार मॉनसून 15 अक्टूबर तक विड्रॉ हो जाना चाहिए था। लेकिन जो डेट विड्रॉ के लिए अनुमान की गई थी, मॉनसून उसके बाद विड्रॉ हुआ, जिससे काफ़ी ज़्यादा डिले रहा उनके स्टैटिकल एवरेज पर। मॉनसून में चेंजेस के लिए एक स्टेट और सिटी डिज़ास्टर मैनेजमेंट को इन सब के लिए मॉडल्स को बनाना चाहिए, जिनसे डिस्ट्रक्शन को रोका जाए। जब साउथ वेस्ट मॉनसून विड्रॉ होता है भारत के क्लाइमेट से, तब नॉर्थ ईस्ट विंड का बहना शुरू हो जाता है, जो नॉर्थ ईस्ट मॉनसून को लाना स्टार्ट करती है आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के पेनिसुला पर। जो नॉर्थ ईस्ट मॉनसून एग्रीकल्चर के लिए इम्पोर्टेंट होता है आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में, और नॉर्थ ईस्ट मॉनसून भारत के एनुअल रेनफॉल में 10 से 12% तक कंट्रीब्यूट करता है रेनफॉल में, जबकि साउथ वेस्ट मॉनसून 75 से 80% तक। लेकिन नॉर्थ ईस्ट मॉनसून के रेनफॉल में वेरिएशन काफ़ी होती है और क्लाइमेट मॉडल हमेशा से ही अलग अलग पाए जाते हैं। जो मॉनसून की रेन का कम जियोग्राफिक एरिया होता है इस नॉर्थ ईस्ट मॉनसून का, और जिसकी कम रेन होती है लेकिन जिसमें वेरिएशन काफ़ी ज़्यादा होती है, इन सब के लिए
गवर्नमेंट को अपने सुपर कंप्यूटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर पर इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, जिससे वेदर की जानकारी के साथ साथ रेनफॉल के फोरकास्ट को भी नापा जा सके, जिससे मानसून से होने वाले फ्लड साइक्लोन को रोका जा सके। साइंटिस्ट को अपने रिसर्च प्रोग्राम्स इंक्रीज़ करने चाहिए, जिससे नॉर्थ ईस्ट मानसून के बिहेवियर को अच्छे से एनालाइज किया जाए, जिससे पता चल सके क्लाइमेट में चेंजेस कैसे होते हैं। आज इंडिया को अपने रिसर्च प्रोग्राम्स को बनाना चाहिए, जिनसे डिज़ास्टर मैनेजमेंट प्लान्स को इफ़ेक्टिव बनाया जाए और ग्लोबल वार्मिंग की सिचुएशन को ख़त्म किया जा सके। तो गाइस, ये था आज का हमारा द हिंदू अनाउंसमेंट्स एंड आई होप आपको पसंद आया होगा। अगर आपको समझ में आया तो प्लीज़ वीडियो को जल्दी से लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।